देश में लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कयासों और दावों का दौर शुरू हो गया है। इंडी गठबंधन और बीजेपी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, किंतु लोगों की दिलचस्पी यह जानने में अधिक है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर एनडी जीता तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सबके सामने है, परंतु अगर बाजी इंडी गठबंधन के हाथ रही तो अगले कुछ दिन बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पीएम पद के कई दावेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश एन अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी आरएन शो। क्या आप जानते हैं कि देश में सीएसडीएस नामक एक संस्था है जो हर चुनाव पर नजर रखती आई है और चुनाव पूर्व सटीक आंकलन देने का उसका शानदार रिकॉर्ड है। इसने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि देश की 48% जनता वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम के पद पर देखना चाहती है, तो 27% की पसंद राहुल गांधी हैं। यह एक चुनाव पूर्व सर्वे रिपोर्ट है जिसे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व प्रस्तुत किया गया था, जब सातवें चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक बड़ी मजेदार घटना हुई। 30 मई को एक न्यूज चैनल ने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू देते समय उनका परिचय इंडी गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में दे दिया था। तो केजरीवाल के चेहरे पर आई चमक देखने लायक थी। सबसे बड़ा चेहरा कहलाने का आशय यह कि गठबंधन के अन्य चेहरे उनसे छोटे हैं, यानी राहुल गांधी का भी। अब जो सबसे बड़ा चेहरा होगा वही पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार भी होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि सीएसडीएस की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हों, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जनता ने इनको केवल 3-3% वोट ही दिए हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 44% लोग चाहते हैं कि मौजूदा सरकार को एक और मौका मिले, जबकि 39% नई सरकार लाने के पक्ष में थे। किंतु मतदान के दौरान जनता का मूड का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसकी एक वजह राहुल गांधी रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 और 2019 के चुनाव वाले राहुल से 2024 वाला राहुल एकदम अलग था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इसके पीछे एक बड़ी वजह रही। भले ही यह यात्रा एक राजनीतिक मकसद से की गई हो, किंतु इस दौरान राहुल को देश के अलग अलग भागों में जनता से सीधा संवाद करने का अवसर मिला। वह उनके दुख सुख को नजदीक से जान सके, उनकी जरूरतों को समझ सके। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो देश को समझना भी बहुत जरूरी है। यह लगभग वैसा ही था जैसा महात्मा गांधी ने जिया था। गांधी जी 1889 में भारत से बाहर चले गए थे। 2 दशकों तक विदेश में रहने के बाद जब वे सन 1915 में भारत वापस आए तो देश बहुत बदल चुका था। बैरिस्टर बन चुके मोहनदास करमचंद गांधी से उनके राजनीतिक गुरु गोपाल दास गोखले ने कहा कि पहले एक साल पूरे भारत में घूमो, देश को करीब से देखो, यहाँ के लोगों से मिलो, तो उनकी भावनाओं को महसूस कर पाओगे। इसी तरह अपने जमाने के युवा तुर्क चंद्रशेखर ने साल 1983 में 6 माह तक भारत की यात्रा की थी। उनका मकसद भी प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने देश को नजदीक से जानने समझने का था। चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक 4,260 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। अब राहुल गांधी भी इतना ही पैदल चले हैं और न्याय यात्रा के रूप में देशाटन किया है। इसलिए मैंने कहा कि यह राहुल अब पहले वाला राहुल नहीं है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि जब कोई नेता सड़कों पर चलता है तो वो देश को जान पाता है और देश उसे। मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने पद यात्राएं तो नहीं की, अपितु साइकिल बहुत चलाई, और इससे वे जनता से निकट का संवाद कायम कर सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य पद्धति है उस कारण ये कहा जा सकता है कि स्वयंसेवक के रूप में नरेंद्र मोदी को भी जनता से सीधे जुड़ने का भरपूर अवसर मिला था। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बने तो इस अनुभव का पूरा राजनीतिक लाभ उन्हें भी मिला। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब रेडियो पर अपने मन की बात देश से कहते थे तो हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता था। थोड़ी देर के लिए आपको अतीत की ओर लेकर चलता हूँ। बात सन 1964 की है। उस समय देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। वो 19 अक्टूबर की तारीख थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर देश के नाम एक संदेश प्रसारित किया और देशवासियों से सप्ताह में एक दिन का उपवास रखने को कहा, ताकि अन्न की खपत को कम किया जा सके। यह शास्त्री जी की बात का असर है कि कई भारतीय परिवार आज भी इस प्रथा को जीवित रखे हुए हैं और प्रत्येक सोमवार को उपवास रखते हैं। यह घटना साबित करती है कि जब देश किसी को अपना नेता मान लेता है तो उसके बताए रास्ते पर आंख बंद करके चलने लगता है। एक बार मन की बात में पीएम मोदी ने कहा था कि जब हम मॉल में शॉपिंग करते वक्त मोलभाव नहीं करते तो रेवड़ी वाले से सामान खरीदते वक्त
उससे मोलभाव करके उसकी ईमानदारी पर शक क्यों करते हैं। इसके बाद से मैं खुद मोदी जी की इस बात को फॉलो करने लगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का तिलिस्म अब पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में कही गई बातों को पूरा देश अमल करने लगा था, किंतु काफी कुछ राजनीतिक कारणों से और कुछ भाजपा के वायदों पर से भरोसा टूटने के कारण मोदी जी की बात मानने वालों को अब अंधभक्त कहा जाने लगा है। राहुल गांधी जब मीडिया को गोदी मीडिया, अदानी का आदमी, चमचा पत्रकार कहते हैं, तो सच में मुझे भी बहुत बुरा लगता है। किंतु कई बार यह सवाल मैं खुद से भी पूछता हूं कि जब तुमने 40 साल पहले पत्रकारिता शुरू की थी, तो क्या उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता एक जैसे स्तर की है? आज कितने कलमकारों में शक्ति है कि वो मालिकों से मुख खोलकर कह सकें वो पत्रकार है, वेतन भोगी क्लर्क नहीं। रामनाथ गोयनका जैसे अखबार मालिक भी अब कहाँ रहे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार्यशैली का विरोध करने का नैतिक साहस रखते थे। अब तो कई अखबार मालिकों को राज्यसभा की सदस्यता चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के तलवे चाट कर मिले। भारत में चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लेकिन देश की आधी आबादी इस पर्व में शामिल ही नहीं होती। चुनाव आयोग क्या समझता है? क्या ये लोग आलसी हैं जो वोट देने घर के बाहर नहीं निकलना चाहते? शायद ऐसा नहीं है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनका भरोसा तोड़ा है। इसलिए इनके मन में ऐसी धारणा बन गई है कि कोई हो नृप, हमें कहानी, यानी कोई भी राजा बने, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। सच्ची तो है, आजादी के बाद से 76 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है, किंतु आम जनता वहीं की वहीं खड़ी है। मैं किसी भी राजनेता विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, किंतु किसी भी विभाग का केंद्रीय मंत्री क्या स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दे सकता है कि उसके यहाँ भ्रष्टाचार शून्य हो गया है? क्या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने किन्हीं 5 ऐसे विभागों के नाम बता सकता है जहां बिना रिश्वत दिए जनता के काम सरलता से होने लगे हों? अगर किसी ने लिखकर दे दिया, तो उसे झूठा साबित करने के लिए यूट्यूबर इतने मामले सामने लाकर रख देंगे कि वह बीच चौराहे पर नंगा हो जाएगा। मैंने जानबूझकर शब्द यूट्यूबर प्रयोग किया है, क्योंकि अब अखबार और चैनल मालिकों से तो इस काम की उम्मीद करना बेमानी होगा। बहरहाल जिस दिन सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किए गए वायदे 50% भी पूरा कर देंगे, उस दिन देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन मैं इन 50% में मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले वायदे शामिल नहीं करता, क्योंकि भीख से पेट तो भरता है, लेकिन तरक्की नहीं मिलती। तरक्की के लिए हर किसी के पास अपनी कमाई हुई रोटी, अपना खरीदा कपड़ा और अपना बना मकान होना चाहिए। और इसके लिए जो अवसर चाहिए वो सरकार की नीतियां मुहैया कराती हैं। चलते चलते एक बार फिर बात सीएसडीएस की। सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार के अनुसार नरेंद्र मोदी को पीएम रूप में पसंद करने वालों में से 42% मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और कल्याणकारी योजनाओं के कारण उनके प्रशंसक 18% और बढ़े हैं। आपको संक्षेप में सीएसडीएस यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के बारे में बता दें। इस संस्था का गठन साल 1963 में किया गया था। इसने साल 1997 में लोक नीति के नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत की, जिसमें देश भर के 40 मशहूर राजनीतिक शास्त्रियों को शामिल किया गया, और तब से वे चुनाव से पहले पब्लिक का मूड का अध्ययन करके अपनी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।